नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख। आपका स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम कोई सताए हमें बताएं में। आज हम बात करेंगे उन माताओं की जिन्हें लगता है कि उनकी गोद से उनके बच्चे छीन लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे पिता की जिन्हें हर वक्त ये दर्द रहता है कि उनके बच्चों को इंसाफ नहीं मिला। आज हम बात करेंगे उन स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की जो महफूज नहीं है। आज हम बात करेंगे हर उस सिस्टम की जो नकारा हो चुका है, उन सरकारों की जो अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुकी है और अपना दामन आसानी से झाड़ लिया करते हैं ये लोग। जिंदगी कितनी अधूरी हो जाती है जब माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, और वो भी जब उनकी मौत एक पहेली बनकर रह जाए। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का पूरा सिस्टम ही बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हाल ही में दिव्यांश की मौत ने तो पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ कर रख दिया, जबकि एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा और एसीएमसी कॉलेज पलवल के छात्र की मौत भी एक रहस्य ही बनी हुई है। आइए देखते हैं इन सब पर एक स्पेशल रिपोर्ट। आंखों की ठंडक था दिल का दुलारा, मासूम था कितना कितना था प्यारा। अब भी वो नजरों से ओझल नहीं है, आंखें हो बंद तो दिखता वही है। माँ की ममता सिसकती बिलकती कहती यही है, चले आओ बेटा जरूरत है तेरी, चले आओ बेटा जरूरत है तेरी। जब माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को खो देते हैं, जब अपने चश्मो चराग को बुझा हुआ पाते हैं, तो क्या गुजरती है उनके दिल पर ये तो वही बता सकते हैं। घर में मातम छा जाता है, वो गम की चक्की में पिसते रहते हैं। उनकी जिंदगी एक बोझ सी हो जाती है, जिंदगी का मकसद धुंधला सा हो जाता है। लेकिन एक मकसद जरूर रहता है जो उनको जीने की वजह बताता है, दुनिया से लड़ना सिखाता है। जी हाँ, और वो मकसद माँ बाप का ये होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाएं, उनके कातिलों को सजा दिलाएं। जिसने मासूम और बेगुनाह जान लेकर न जाने कितने को जिंदा लाश बना दिया। मैं तुझे चाहती हूँ सीबीआई जांच हो सर, बस को और किसी माँ के साथ ऐसा नहीं हो। कैसे कैसे दुखों से माँ बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को बाहर भेजते हैं। बहुत तेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्टलों में रह रहे हैं, कॉलेजों में भी जाते हैं, वहाँ रहते हैं। तो वहीं कह दिएगा ये बच्चे मारते हैं किसी को। मेरी जैसे मेरी जैसी और माँ ऐसे नहीं हो जैसे मैं दुखी करी। मेरा बेटा तो आ नहीं सकेगा, कम से कम मेरा तो इन्होंने दूर कर दिया मेरे से। इसकी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। कोई हादसा नहीं है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, जबकि पुलिस ने धारा 304A लगाई है जो कि लापरवाही की है जितना मुझे पता है। जबकि मेरे बच्चे को असली न्याय जब भी मिलेगा जब इसमें सीबीआई की जांच हो।
बात चाहे दिव्यांश जैसे मासूम बच्चे की हो जो कि महज 6 साल का था और वसंत कुंज दिल्ली में रयान इंटरनेशनल स्कूल का छात्र था जिसकी मौत वाटर टैंक में डूब जाने से हुई, लेकिन ये मौत एक पहेली बनकर रह गई है। या फिर बात करें हम 3 सितंबर 2009 अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा के स्टूडेंट जस्टिन जॉन की, जिसकी दर्दनाक मौत अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा के खूबसूरत से स्विमिंग पूल में डूबकर हुई, जो कि आज तक एक रहस्य बना है। या उस 16 जून 2014 की दुखद घटना को याद करें जो कि ACMC कॉलेज पलवल के छात्र दीपक के साथ हुआ, जिसे आज तक किसी चैनल ने नहीं दिखाया। माँ बाप का कहना है कि सौरोथ शेल्टर हॉस्टल में ले जाकर उनके दोस्तों ने उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन क्या है हकीकत आज तक लोगों के नजरों के सामने नहीं आया। पुलिस वाले कभी उसको सुसाइड बताते हैं, कभी रेलवे ट्रैक पे बताते हैं। मेरा इन तीनों लड़कों ने, मेरे बेटे को इन तीनों बच्चों ने मारा है और लड़की को सब कुछ पता है, वो हमें बताती नहीं है। पुलिस वाले इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे। वो हमें और दबाव डालते हैं कि इस केस को बंद करो और आगे कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं है। जाहिर है एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता कि वो अपनी औलाद की मौत की खबर सुने। आंखों तले अंधेरा छा जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बेटा इन्होंने मारा, जैसे जे भी मार दिए जा सो इनकी मारो है। बस जब अपनी छाती पे हाथ धर के देखो, जब पता चलती है कि अपना दुख कैसा होता है। बेटा 2 साल हो गई, पता है न खा सक रहे न पी सक रहे, बस वही दिखता है सामने के खड़ा है। सवाल ये है कि नजफगढ़ के परवेश कुमार शर्मा और मीना कुमारी को आज तक क्यों नहीं इंसाफ मिला? उनको हमेशा क्यों टाला जाता रहा? ये इंसाफ की गुहार लगाते रहें लेकिन कोई फायदा नहीं, मानो हर इंसान अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ा रहा हो। मैं DSP फरीदाबाद से भी मिला, SP अम्बाला भी गया, तो उन्होंने कहा कि हम इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराएंगे। आज तक कोई पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ। और मैंने कई सबको, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और तुम्हारे रेल मंत्री को सबको लेटर डाले, IG रेलवे को और DGP हरियाणा को तक लेटर डाले, पर अभी तक कोई खास इंक्वायरी नहीं हुई। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इतने अनसिक्योर क्यों हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हर माँ बाप अपने बेटे और बेटियों को इन सब जगहों पर भेजने से डरते रहेंगे और अपनी औलाद को कलेजे से लगाकर ये कहेंगे, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई सताए हमें बताएं। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज़। इन स्टोरीज़ को देख करके हर माँ बाप का दिल दहल जाता है। आज मैं हमारे स्टूडियो में आए हुए RK गोस्वामी जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये मुहिम छेड़ा है अपराध के खिलाफ, स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में इस तरह के अपराध क्यों हो रहे हैं गोस्वामी जी? इरफान जी, सबसे बड़ा संकट यह है कि हम मानव अधिकारों की जो बात करते हैं या शिक्षा की जो बात करते हैं या राजनीति की जो बात करते हैं या धर्म की जो हम चर्चा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अपराधों की रोकथाम ही सबसे बड़ा धर्म है और अपराधों की रोकथाम ही सबसे बड़ा राजधर्म है। आज
हम अपराध मुक्ति की कोई शिक्षा ना स्कूलों में दे रहे हैं, ना कॉलेजों में, ना यूनिवर्सिटियों में। हम लोग पिछले 22 वर्षों से इस मुहिम को चला रहे हैं और हम लोगों ने देश के 8 राज्यों की 45 जेलों में बंदियों के साथ में संवाद किए हैं, चर्चाएं की हैं। देश की 8 बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर वाइस चांसलर्स के साथ में, प्रोफेसरों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में हमारी चर्चाएं हुई हैं। मानव अधिकार आयोग जो राष्ट्रीय है और जो राज्य स्तर पर है, उनके हमारी चर्चाएं हुई हैं। बड़े बड़े IAS, IPS, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ हमारी चर्चा हुई है। आपका मुद्दा इरफान जी सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति, परिवार, जाति, पंथ, प्रदेश और देश के लिए और विश्व के लिए अगर सबसे बड़ा कोई संकट है, सबसे बड़ी कोई समस्या है, वो बढ़ती हुई हिंसा है, नशा है, व्यभिचार है, बलात्कार है। दुर्भाग्य यह है कि हम अपराध को इतने महत्वपूर्ण और अनिवार्य मुद्दे के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। और अगर अपराधों पर नियंत्रण नहीं हुआ, हम कितने भी बड़े मकान बना लें, कोठियां बना लें, गाड़ियां खरीद लें, कितनी बड़ी डिग्रियां ले लें, कितने बड़े स्कूलों के, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर अपने बच्चों को भेज दें, अगर उनकी सुरक्षा नहीं हुई सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुरक्षा प्रथम आवश्यकता है। कानून और व्यवस्था का भी प्रथम लक्ष्य सुरक्षा है। राजनीति का भी प्रथम लक्ष्य सुरक्षा है। सर, मैं जाकिर हुसैन साहब से पूछना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे, काफ़ी केसेस लड़ते रहे, बहुत इंट्रेंसिक केसेस आपने लिए हैं। मैंने अभिषेक जी से भी बात की और उन्होंने काफ़ी चर्चाएं की आपके केसेस के बारे में। मुझे खुशी है, मैं वेलकम करता हूं आपको। इस तरह के मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता है? और आप देखें, ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके नीचे बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसका कोई, जो क्रिमिनल्स है, जो जिन्होंने मर्डर किया है, वो अभी ऐसे घूम रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? गवर्नमेंट वाई ऐसा रवैया है? जाकिर हुसैन साहब, इसका जो पुलिस हमारे यहाँ है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पुलिस की हमारे यहाँ भर्तियाँ होती हैं, बहुत ही लोअर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेकर आजकल हो रही हैं, जिसकी वजह से वो एक सेंसिटिविटी जो पुलिस में होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। दूसरा, जिन लोगों के साथ ये हादसे होते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, वो एक ऐसे तबके से आते हैं कि वो केसेस को आगे नहीं ले जा पाते। वो पुलिस महकमा जो केसेस को रजिस्टर ही नहीं करता, जबकि उसकी पहली जिम्मेवारी है कि केस एटलीस्ट रजिस्टर किया जाए, वो रजिस्टर ही नहीं करता, तो उसके आगे वो कोर्ट या आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ना तो उनके पास वो हैसियत होती है, ना उतने पैसे होते हैं जिसको वो आगे खर्च करके आगे जा सकें। पुलिस जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और केसेस को रजिस्टर नहीं करती है, तो केस अपनी मौत खुद ही मर जाते हैं। तो बेसिकली जो इनसेंसिटिविटी है पुलिस में, जिसके लिए गवर्नमेंट को भी सेंसिटाइजेशन करना चाहिए, वो नहीं करती है। दूसरा, सन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। तो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपने फ़ायदे के लिए इनको अलग अलग नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर इनको अलग अलग कर दिया जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन एक सही ढंग से हो सकेगी। जो पुलिस वाले पूरे दिन भर जो थके मांदे रहते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहते, वो केवल अपनी जो डे ड्यूटीज़ हैं, जिन पे वो चौराहों पे खड़े होना है या पुलिसिंग करनी है या पेट्रोलिंग करनी है, उसी में इतने बेचारे थक जाते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन जाकिर हुसैन साहब, मेरे पास स्पेसिफिक कंप्लेंट्स आए हैं, खासतौर पे प्रवेश जी ने कंप्लेन किया है कि वहाँ के पुलिस वालों को 1.5 लाख रुपया खिला दिया गया। आप प्रवेश जी, आप ही बोलिए ना, आप बोलिए प्लीज़, ऑन स्क्रीन बोलिए क्या हुआ था। मैंने पुलिस वालों से बहुत कोशिश करी, उन्होंने मेरे को उसके कॉल डिटेल निकलवाने में बड़ी दिक्कत करी। 3-4 महीने बाद कॉल डिटेल निकलवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी, और मैंने बड़े हाथ जोड़े, पर उन्होंने मेरा अभी तक कोई ऐसा नहीं किया कि उनको क्या कहते हैं कोई काम करा हो मेरे बेटे के बारे में। कभी कुछ कहते हैं, कभी सुसाइड बताते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैंने 3 बच्चों के नाम और एक लड़की है, उसके लिए अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि न कोई इंक्वायरी की। कौन लड़की है? लड़की है अंबिका बजाज, जो नजफगढ़ प्रेमनगर नजफगढ़ की है, और लड़का है चंद्रशेखर, जो खुर्जा का है। चंद्रशेखर है वो खुर्जा का है, और दूसरा लड़का जितेंद्र कुमार
जितेंद्र कुमार, वो गहलव गांव पलवल का है, और तीसरा है नरेश गुजर का, वो भी पलवल के पास का है। लड़की के पापा कहाँ काम करते हैं? लड़की के पापा फूड मिनिस्ट्री में, कोई फूड मिनिस्ट्री में है। किस गवर्नमेंट में, किस सरकार में? दिल्ली सरकार में। अच्छा, जाकिर हुसैन साहब आप बताइए, क्या ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास जाना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं, क्या कोई प्रोसेस है उसको करने की? देखिए, बेसिकली जब कोई भी कंप्लेंट पुलिस रजिस्टर नहीं करती है या उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, तो उसकी पहली सीढ़ी होती है कि आप उसमें जो उसके हायर ऑफिशियल्स हैं उनके पास अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, उनको रिक्वेस्ट करें कि वो एफआईआर नहीं। अगर उसके बावजूद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो हमारे पास, हम मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर दे देंगे और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। यदि उसके बावजूद भी लगता है कि पुलिस में कोई हरकत नहीं है तो हम हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, जिससे पुलिस को उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी और हाई कोर्ट के पास सारी पावर्स होती हैं कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन से जांच करा सकते हैं, चाहे वो सीबीआई से भी जांच करा सकते हैं या पुलिस की किसी स्पेशल क्राइम ब्रांच या जो भी उनकी कोई महकमा होता है उससे भी वो जांच करवा सकते हैं। तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, बट हाई कोर्ट ने कहा है कि ज़्यादातर केसों में आपको जो लोकल मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ पर ही कंप्लेंट पहले दर्ज करानी चाहिए। यदि वहाँ से कोई हल नहीं निकलता है तो आप ऊपर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और अगर मामला 2-3 स्टेटों से संबंधित हो जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। स्वामी जी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल इरफान जी, हो सकता है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग का मुद्दा ही यह है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, उसकी आज़ादी, उसका न्याय, उसका अधिकार है। और जब पुलिस प्रशासन नहीं सुनता तो वो मानवाधिकार आयोग में जा सकता है और मानवाधिकार आयोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निर्देश दे सकती है कि वो स्पष्ट और न्याय संगत इंक्वायरी करे और आरोपियों के खिलाफ में मुकदमा दायर करे। ऑनलाइन दिव्यांग के पापा फोन लाइन पे हैं। हाँ, बात कराओ। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बहुत दुखद घटना हुई है, पूरे देश ने देखा। आप क्या चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि इसके बच्चे को न्याय के लिए सीबीआई जांच हो, क्योंकि पुलिस इसमें किसी भी एंगल से कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है, वो कुछ सोच ही नहीं। क्यों, क्या कहती है पुलिस? पुलिस के पास जब भी जाते हैं पुलिस एक ही बात कहती है, हाँ जी कार्रवाई कर रहे हैं। हम कुछ पूछते हैं कि क्या हुआ, जैसे कि उन्होंने पहले, मैंने IBN 7 पे देखा था उनका, उन्होंने जो पुलिस ने स्टेटमेंट दे रखा है कि बच्चे को 12:15 पर सीसीटीवी में देखा गया जी, जबकि उस बच्चे को क्लास टीचर ने गलत आइडेंटिफाई किया है, जो कि उसके साथ रहती थी, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा लास्ट टाइम क्लास टीचर के साथ दिख रहा है 9:09 पर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि किस कारण हुई है उसकी मौत? सर, कारण तो पुलिस ढूंढे, क्योंकि वो ऐसी जगह है कि वहाँ नॉर्मली बच्चा कोई जा ही नहीं सकता। पूरी फॉरेंसिक टीम सबने भी देखी है वो जगह जी। अब उसको कौन लेके गया है, किसने उसको उस पानी के अंदर डाला है, अब ये तो पुलिस ढूंढे। लेकिन पुलिस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई 15 दिन में। आज 16 दिन हो गए कि बच्चा सीसीटीवी में, हम बता रहे हैं उनको कि क्लास टीचर के साथ जा रहा है लास्ट टाइम, लेकिन क्या पुलिस कमिश्नर बस्सी से आपकी बात हुई? आप उनसे मिले? क्या केजरीवाल साहब से आपकी मुलाकात हुई? क्या ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हमारे दिल्ली में नहीं रहते हैं, साउथ ब्लॉक में उनका ऑफिस है, PMO वहां पे है, क्या आप वहां तक गए? हाँ जी, मैं बस्सी साहब से मिला। बस्सी साहब ने आश्वासन दिया सिर्फ, लेकिन कुछ काम हो नहीं रहा। सिसोदिया साहब से मिले थे, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। अभी PM साहब के पास और राजनाथ सिंह जी के पास, जो हमारे गृह मंत्री है, उनके पास मैं CBI जांच के लिए अपनी रिक्वेस्ट भी लेके जा रहा हूँ जी। उनसे टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, ठीक है, तो इस मुहिम को आप जारी रखिए और चैनल 1 बिल्कुल आपके साथ है, और ये 365 डेज बिल्कुल फॉलोअप करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टोरी के रूप में हम ले रहे हैं, इसे हम एक दर्द के रूप में ले रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान में 1.25 बिलियन लोग हैं, उन सबके साथ हम जुड़े हुए हैं और आपकी आवाज़ हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इस गम में आपके साथ हूँ।
क्योंकि पुलिस ने अभी तक कुछ आइडेंटिफाई, अभी तक हमें ये नहीं बता रही। हमने उनको बताया सीसीटीवी देख के कि बच्चे को लास्ट टाइम क्लास टीचर के साथ देखा गया है 9:09 पर। जी। अब उसके बाद बच्चा कहाँ गया, कैसे गया, इसके बारे में पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है कि बच्चा कितने बजे तक क्लास में था, ना कोई क्लास टीचर स्टेटमेंट दे रही। जी ठीक है, थैंक यू। मैं इसको सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे वकील साहब बैठे हैं स्टूडियो में उनसे बात करता हूँ। जाकिर हुसैन साहब, आप बताइए कि ये जो नेग्लिजेंस का मामला है, क्या ये स्कूल के खिलाफ नहीं बनता? ये पूरा सरासर जो है नेग्लिजेंस का मामला, क्योंकि बच्चे का किसी टैंक में जाके डूब जाना, जी, चाहे वो ये कह रहे हो कि वो अपने आप ही जाकर गिर गया, जी, ये शेयर नेग्लिजेंस का ही मामला है जी, और इस पर पूरे स्कूल प्रशासन को जो है ना कटघरे में खड़ा करने की ज़रूरत है। और इसमें लगभग धारा जितने कौन भी कौन से लगेंगे इसमें, क्योंकि नेग्लिजेंस का मामला है, इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का नहीं, अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जैसे कर रही है, जी, आगे जैसे जांच बढ़ेगी उससे पता चलेगा कि भाई क्या किसका कितना रोल रहा है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि लास्ट टाइम वो टीचर के साथ देखा गया, जी, टीचर से पूछताछ की जानी चाहिए, जी, क्योंकि हमारे यहाँ लास्ट सीन एविडेंस होता है, किसी के साथ लास्ट में देखा जाता है और उसके बाद अगर कोई किसी की मौत हो जाती है तो जी। ये माना जाता है कि जिसके साथ लास्ट में देखा गया मौत का जिम्मेवार वही है। तो ये काफ़ी इन्होंने जो जैसे अभी बताया कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस है कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। खैर, क्योंकि स्कूल प्रशासन सारा का सारा हम नहीं कह सकते कि इन्वॉल्व होगा, मगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो डे टू डे मैनेजमेंट चलाते हैं, उनके खिलाफ धारा 304A का जो है मुकदमा तो बनता ही है, जो उनके अगेंस्ट में रजिस्टर, जिसमें 2 साल तक की सज़ा भी है। और पुलिस को वैसे, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज अब सभी स्कूलों में होते हैं, तो उनको पूरी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें कहीं कोई किसी ने जानबूझकर तो कोई उसको जो है मारा तो नहीं है, कहीं किसी और ने जो है किसी वजह से उसको मर्डर किया हो। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह ही उससे पता चल जाएगा कि कोई इंजरी वगैरह तो नहीं। अगर इंजरी वगैरह है तो ये सरासर जो है मर्डर का ही मामला बनेगा। मीना जी, आप स्टूडियो में बैठे, सॉरी टू इंटरप्ट, आप एक मदर हैं, तब से आप रो रही थी, आप कुछ बोल नहीं रही थी। आप, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है, एक बड़ी लड़ाई है, और बात सिर्फ एक दीपक की नहीं है। हिंदुस्तान में हज़ारों ऐसे दीपक हैं जिसका कोई अता पता नहीं चलता और वो गुम हो जाते हैं। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? सर मैं ये चाहती हूँ सीबीआई जांच हो और किसी बच्चे के साथ में फिर ना हुए ऐसा, जैसे मैं रो रही हूँ किसी की माँ ना रोए ऐसे। बस बच्चों की सुरक्षा हॉस्टलों में, कॉलेजों में बस होनी चाहिए। सर, घर से माँ बाप बच्चों को भेजते हैं बाहर, किस लिए भेजते हैं? जब सुरक्षा ही नहीं है तो कुछ नहीं है। गोस्वामी जी, इन्होंने एक माता ने कहा इस बात को कि सुरक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं है। कितना ख़त्म हो गया क्या सिस्टम हमारा? 3 राज्यों की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी, प्लीज़ आप खुल के बोलिए थोड़ा सा। इरफान जी, ऐसा है कि मैं आपको 97 में याद दिलाता हूँ, टी.आर. कक्कर पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली के। उन्होंने एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा दिल्ली के 2500 स्कूलों के लिए, और उसमें उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि आने वाला समय किशोर युवा अपराध के लिए बहुत भयंकर होने वाला दिल्ली के लिए, इसलिए स्कूल और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से अपराध मुक्ति के लिए अभियान चलाए। लेकिन टी.आर. कक्कड़ के ट्रांसफर होने के बाद ही ये मुद्दा, जैसे पुलिस और स्कूल प्रशासन के बीच में अपराध मुक्ति का अभियान एकदम बिल्कुल शांत हो गया। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, BL जोशी 2004 में LG बनकर आए थे, उपराज्यपाल दिल्ली के। हमारी उनसे मुलाकात होती है, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को के पाल महोदय थे, हमारी डिमांड पर उनको बोला कि एक अपराध मुक्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना दिल्ली के अंदर होनी चाहिए, अपराध बढ़ रहे हैं। और उनका पत्र मेरे पास आया कि हमने पुलिस कमिश्नर को आपका लेटर भिजवा दिया है। और हम लोगों के उस समय 8 लेक्चर्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर हुए थे। सारे विषय सीबीआई को सौंपने से काम नहीं चलेगा इरफान जी। एक्चुअली पुलिस प्रशासन की ट्रेनिंग और शिक्षण की आवश्यकता है, इनकी सही मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। पुलिस आखिर किस लिए होती है? अगर छोटे छोटे किस प्रकार के केस रहते हैं हत्या के, बलात्कार के, इनको अगर सारा सीबीआई जांच करेगी तो राष्ट्रीय जो मेन बड़ी समस्या है उनका क्या होगा? और इस पुलिस थाने की सारी व्यवस्था को बंद कर दिया जाए फिर तो। शुक्रिया। अभी आज इस प्रोग्राम में, क्योंकि समय हो चला है, ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और हम कोशिश ये करेंगे कि इस मुद्दे को हम ख़त्म ना होने दें, और ये लंबी लड़ाई है।
जस्टिन के फादर दुबई में हैं, दुबई से उनका कॉल आया था, उन्होंने कहा आई वांट जस्टिस। तो इसी के साथ ही अब इरफान शेख को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।